हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आज की वीडियो में आपका। तो आज मैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग के ऊपर 10 टॉपिक ऐसे लेकर आया हूं जिन्हें देखकर आप बन जाएंगे कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पार्ट्स है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास फर्स्ट डे कोई स्टूडेंट आता है तो हम उसको क्या क्या काम कराते हैं तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर पार्ट्स ले लिया है। तो सबसे पहला हमारा मॉनिटर होता है, जो हमारे सामने जो स्क्रीन होती है उसे LCD या LED बोलते हैं। तो LCD की जो फुल फॉर्म होती है, जैसे इसमें LCD मॉनिटर होता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद LED होता है, देखो यहाँ पर LED लिखा हुआ है। तो LCD और LED में फ़र्क होता है। LCD में जो लाइटिंग होती है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो LED की फुल फॉर्म जो होती है लाइट एमिटिंग डायोड जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। सेकंड पार्ट हमारा जो है वो होता है हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है हमारी, क्योंकि टोटली वर्क जो कंप्यूटर में करता है वो हमारा CPU ही करता है। जो LCD मॉनिटर होता है हमारा वो आउटपुट डिवाइस होता है, यानी जो CPU वर्क करेगा उसको आउटपुट जो होगा हमारा ये देगा। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो हमारा कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड भी हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के कीबोर्ड और माउस होते हैं। एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है आपका। तो कीबोर्ड 3 तरह के कौन कौन से होते हैं। एक PS2 होता है जो गोल पिन का होता है। उसके बाद एक USB होता है, जैसे आपके चार्जर की जो केबल होती है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक वायरलेस होता है जिसमें वायर नहीं होती, उसके अंदर सेल लगे होते हैं। इसके साथ आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, तो उसके साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो माउस है। अब माउस भी तीनों तरह के हैं सेम, USB है, PS2 है और वायरलेस है। उसके बाद स्पीकर, अगर आप इसके साथ स्पीकर अटैच करना चाहें स्पीकर लगा सकते हैं। एक प्रिंटर भी होता है हमारा। अब प्रिंटर भी कई तरह के आते हैं, डॉट मैट्रिक्स होता है, इंकजेट होता है, लेज़र होता है। तो कोई भी प्रिंटर आप इसके अंदर लगा के आप इसके साथ प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसके साथ एक मेन चीज़ जो होती है हमारी होता है UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। क्योंकि अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आपको UPS कंप्यूटर पे लगाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर लाइट चली जाती है और कंप्यूटर आपका झटका लग के बंद हो जाता है तो आपकी विंडो करप्ट होने का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है। तो उसके लिए आपको UPS लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेन हमारे पार्ट्स होते हैं CPU के। उसके बाद होता है जो CPU है हमारा। अब इस CPU के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेन बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाते हैं तो ज़्यादातर वो आपको सिर्फ यही दिखा देते हैं कि आपका CPU है, दैट्स इट। इसके अंदर क्या क्या है वो कभी भी कोई क्लियर नहीं करता। तो आज मैं आपको वो भी क्लियर करने जा रहा हूँ। तो मैंने पार्ट्स ऑफ CPU भी ले रखे हैं। तो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं हमारे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उनको, यहीं पर मैं आपको शो करा दूंगा। सबसे पहले हमारा जो होता है, जो बाहर का कवर होता है हमारा, जो ये वाला कवर है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट। अब इस कैबिनेट के अंदर जो मेन पार्ट्स होता है हमारा मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड, अब मदरबोर्ड भी अलग अलग होते हैं। ये G31 G31 हो गया, 41 हो गया, 61, इस तरह से इनके बोर्ड होते हैं अलग अलग। उसके साथ SMPS होती है हमारी स्विच मोड पावर सप्लाई, जिससे हमारे जो मदरबोर्ड को पावर मिलेगी, कंप्यूटर को पावर मिलेगी, वो SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इस मदरबोर्ड के अंदर रैम भी लगी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वाली रैम होती है हमारी। अब रैम भी हमारे पास अलग अलग टाइप की होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी मदरबोर्ड के अंदर आप कोई भी रैम लगा दें। इसमें रैम जो होती हैं DDR1 से लेकर DDR4 तक हमारी रैम्स होती हैं, DDR1 DDR2 इस तरह से हमारी रैम होती है। तो रैम आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारी रैम होती है। अगर कभी भी आपके कंप्यूटर आप चला रहे हैं और रनिंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका मतलब आप बार बार ऑन कर रहे हैं और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो रैम की ही होती है। आप रैम को वहाँ से अनप्लग करके उसको साफ़ करके फिर से लगाएंगे तो आपका डिस्प्ले जो है कंप्यूटर का आ जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि डस्ट आ जाती है इसके अंदर। तो डस्ट से आप अपने कंप्यूटर को ज़्यादातर बचाएं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क, HDD बोलते हैं उसको। और एक SSD भी होती है आजकल जो नई ट्रेंड में चल रही है। HDD के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मूविंग पार्ट होता है। अब मूविंग पार्ट के कारण क्या होता है, इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है।
अब स्लो है तो फास्ट करने के लिए लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, SSD लगा रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। अब SSD यहाँ पर मैंने दो तरह की दिखाई है आपको, ये सिंपल SSD है हमारी और ये M2 स्लॉट होती है, ये लैपटॉप के अंदर लगती है। ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर जो नए लेटेस्ट लैपटॉप होंगे उनके अंदर M2 स्लॉट होती है, उस स्लॉट के अंदर आपकी SSD M2 स्लॉट वाली लगा सकते हैं, अदरवाइज सिंपल SSD हमारी इसमें लगती है। अब जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखो एक स्पेस दिखेगा आपको, यहाँ पर पिन्स होती हैं ये वाली, यहाँ पर आपको प्रोसेसर लगाना होता है, हमारा ब्रेन जो होता है CPU, क्योंकि बाहर की जो कैबिनेट है वो CPU कंप्लीट तभी बनता है जब इसके अंदर ये टोटली पार्ट्स लगे होंगे। तो ये हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इस प्रोसेसर को, क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन को हीट होने से बचाने के लिए आपको यहाँ पर ये फ़ैन भी इसके ऊपर इंसर्ट करना पड़ता है, इसके ऊपर यहाँ पर ये फ़ैन लग जाता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर DVD भी सेट करना चाहते हैं तो DVD भी होते हैं, क्योंकि DVD का आजकल के टाइम में थोड़ा काम कम हो गया, तो DVD अब कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलते, तो फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो ये DVD होता है हमारा। तो ये पार्ट्स हमारा टोटली जुड़ने के बाद कंप्लीट हमारा जो है वो CPU तैयार होता है, तब हम इसको कंप्लीट को CPU बोलते हैं। तो हमारा जो पार्ट्स था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया, पार्ट्स ऑफ CPU हो गया। अब अबाउट डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं हम। तो वो क्या होता है, जब कंप्यूटर को आप बंद करते हैं, बंद करने के बाद जब भी वो फर्स्ट टाइम ऑन हुआ, जब भी आप उसे चला रहे हैं, तो चलाने के बाद ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन आपके सामने, यहाँ पर इस पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। अब ये हमारी विंडो जो है ये विंडो 10 है। विंडो 10 में कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है वो थोड़ा लुक वाइज थोड़ा डिफरेंट दिखता है, विंडो 7 में थोड़ा अलग होता है। तो ये विंडो 10 है और ये पूरी स्क्रीन जो है इसे डेस्कटॉप बोला जाता है। अब इस डेस्कटॉप के ऊपर जो ये निशान होते हैं, इन सभी को आइकन्स बोला जाता है। ये हमारे आइकन होते हैं, डेस्कटॉप आइकन होते हैं, कुछ आइकन्स अलग होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप आइकन होते हैं वो 5 होते हैं। तो मैं उन पाँचों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो है वो कंप्यूटर है, दिस PC। मैं इसको थोड़ा दिस PC है, एक नेटवर्क होता है हमारा, एक कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल अभी यहाँ पर नहीं है, एक यूज़र फाइल होता है, ये अभी के नाम से जो यूज़र फाइल है, और एक रिसाइकल बिन होता है। देखो 4 हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 5वां जो रिसाइकल बिन है वो यहाँ पर नहीं है। तो 5 आइकन जो होते हैं वो डेस्कटॉप के अपने आइकन होते हैं। उसके अलावा जितने भी आइकन्स वगैरह हमारे डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर आइकन बोलते हैं, यानी वो हमारे सॉफ्टवेयर आइकन होते हैं। क्योंकि जब कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल की जाती है, अब विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसमें आपको देखने को बहुत सी वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, विंडो इंस्टॉलेशन करना और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो 5 डेस्कटॉप आइकन होते हैं हमारे। मैंने 5 के नाम यहाँ पर कवर कर दिए हैं। उनके बाद जो होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर आइकन होते हैं। तो जब कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल की जाती है, विंडो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर 5 आइकन डेस्कटॉप के ही आते हैं, अदरवाइज और कुछ कभी भी नहीं आएगा। इनके बाद अब हमें अगर कंप्यूटर में मैंने जैसे कोल्ड्रा डिज़ाइनिंग का करना है तो डिज़ाइनिंग का मैं कोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर दूंगा। तो अलग अलग टाइप से मुझे इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर आइकन होते हैं। तो 5 डेस्कटॉप आइकन है, बाकी सॉफ्टवेयर आइकन्स होते हैं। पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। अब ये जो माउस का साइन है इसे एरो बोलते हैं, क्योंकि तीर का निशान है, ये एरो है, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में से पॉइंटर कहा जाता है। ये हमारा पॉइंटर होता है। और उसके बाद ये जो लाइन होती है हमारे यहाँ पर नीचे, इस लाइन को हम टास्क बार बोलते हैं, ये हमारा टास्क बार होता है। ओके, रिफ्रेश करना, तरोताज़ा करना सभी करते हैं। देखते हैं लोग कि ये रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं, तो इसको तरोताज़ा करना बोलते हैं। अब अगर मैं किसी भी आइकन को, अब मैं आइकन्स के बारे में बता रहा हूँ कि आइकन्स को मूव करना, डिलीट करना, वो सब कुछ मैं अब क्लियर करूँगा। तो अगर आप किसी भी आइकन्स को मूव करते हैं, देखो आप किसी भी आइकन को उठाकर लेकर आए तो कोई भी आइकन अपनी जगह से मूव नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? बहुत से सिस्टम्स में देखा होगा मूव हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर होता है, आपको प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। तो राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके व्यू में आप यहाँ से ऑटो रेंज आइकन्स जो होता है हमारा, इसे ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद आप इसे मूव करें तो देखो ये आसानी से
मूव हो जाते हैं। आप एक साथ भी मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और यहाँ से उठा के मूव कर दें। ठीक है, राइट क्लिक करके व्यू में ऑटो अरेंज अगर आपने फिर से ऑन किया तो ये ऑटोमेटिकली फिर से वहीं पर फिट हो जाते हैं। अब यहीं पर एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलेगी, व्यू में लार्ज आइकन। आप आइकन्स को लार्ज कर सकते हैं, कई बार ये एक्स्ट्रा लार्ज भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज की कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलती। स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज अगर करना है तो वो कैसे होते हैं, देखो लार्ज कर दिया। अब लार्ज करने के बाद एक्स्ट्रा लार्ज करने के लिए आपको शॉर्टकट चलना पड़ेगा। शॉर्टकट क्या होता है, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और उसके बाद माउस के स्क्रॉल का यूज़ करना है। आप स्क्रॉल को यूज़ करें तो देखो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरह से, जहाँ भी आप साइज सेट करना चाहें, या फिर राइट क्लिक करके व्यू में आप इसे मीडियम कर दें तो ये नॉर्मली फिर वहीं पर सेट हो जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर मैं किसी भी आइकन को, जैसे यहाँ पर देखो किरण टाइप इंट्रूडर, किरण टाइप इंट्रूडर डबल पड़ा है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से आपको डिलीट करना है या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसीजर हैं, आप कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके डिलीट करें। देखो विंडो 10 में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, जब भी आप किसी भी आइकन को, फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, कीबोर्ड से करें या फिर राइट क्लिक करके डिलीट करें, तो वो आपसे कभी भी परमिशन नहीं मांगता कि वो डिलीट करना है या नहीं करना है। लेकिन विंडो 7 में देखने को आपको ये जरूर मिलेगा, जब भी आप किसी आइकन को या फोल्डर को डिलीट करोगे तो वो परमिशन मांगता है यस और नो का, यानी आपने उसको काटना है या नहीं काटना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कोई भी फाइल या फोल्डर अगर आप काट रहे हैं तो कटने के बाद, डिलीट करने के बाद क्या होता है, वो सब के सब कहाँ जाते हैं, रिसाइकल बिन के अंदर, क्योंकि रिसाइकल बिन जो है हमारा एक डस्टबिन होता है। तो हर फाइल या फोल्डर डिलीट होने के बाद डस्टबिन के अंदर आ जाता है। ये लास्ट ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसे रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज ये कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो आप इसे ओपन करें। ओपन करने के लिए भी हमारे पास 3 प्रोसीजर होते हैं। किसी भी चीज़ को ओपन करना है तो 3 प्रोसीजर होगा। पहला, आप उस पर क्लिक करें और कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस करें तो आपका जो रिसाइकल बिन है वो ओपन हो जाएगा। सेकंड प्रोसीजर क्या है, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर ओपन करेंगे। और थर्ड इज क्या है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के ये 3 तरह से प्रोसीजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये गलती से कर दिया तो इसको मैं राइट क्लिक करके रिस्टोर कर सकता हूँ, तो ये वापस डेस्कटॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं कोई भी फाइल अगर इसको रिस्टोर करूं तो ये डेस्कटॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो आप किसी भी फाइल, डिलीटेड फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर आप परमानेंट किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर अलग होता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे ये रिसाइकल बिन जो है वो बिल्कुल खाली करना है, तो मैं रिसाइकल बिन को सबसे पहले राइट क्लिक करके एम्प्टी कर देता हूँ, क्योंकि जब तक वो बिल्कुल खाली नहीं होगा आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैंने इसको बिल्कुल एम्प्टी कर दिया, तो उसमें जो भी था वो टोटली डिलीट हो चुका है। अब अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और उस पर शिफ्ट प्रेस करके डिलीट बटन प्रेस करें। कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें और यस करें। तो देखो यहाँ पर लिखा भी आता है, आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दिस शॉर्टकट। तो ये परमानेंट डिलीट हो जाता है, ये फिर साइकिल बिन में नहीं जाएगा। अब किरण टाइप इंट्रूडर मैंने यहाँ से काट तो दिया। अब कटने के बाद अगर आप उसको डेस्कटॉप पर फिर से लेना चाहें, क्योंकि रिस्टोर के रिसाइकल बिन के अंदर तो ये नहीं गया, ताकि मैं इसको यहाँ से रिस्टोर कर सकता था, लेकिन अब ये यहाँ नहीं है। तो कैसे आएगा, इसमें किरण टाइप इंट्रूडर और है, मैं इसको भी शिफ्ट प्लस डिलीट करता हूँ, ये भी खत्म है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई किरण टाइप इंट्रूडर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा किरण टाइप इंट्रूडर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसे डेस्कटॉप पर लेकर जाना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो ऑन डेस्कटॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन विंडोज 7 के अंदर आपको जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर शो ऑन डेस्कटॉप आप इसे कर सकते हैं, या फिर सेंड टू के अंदर जाके डेस्कटॉप शॉर्टकट कर सकते हैं। तो आपको इसे क्या करना पड़ता है, आपको इसे करना पड़ेगा पिन टू टास्क बार या फिर पिन टू स्टार्ट कर दें। ठीक है, देखो अनपिन हो रहा है, यानी ये ऑलरेडी वहाँ पर स्टार्ट के अंदर है। आप यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करें, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो वैसे यहाँ से उठा के आपने इसको बाहर डेस्कटॉप पर छोड़ देना है, तो इस तरह से वो वहाँ पर आ जाएगा। तो डेस्कटॉप पर लेकर आने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट पे ऐड करना पड़ेगा। स्टार्ट पे ऐड करके आप उसे बाहर डेस्कटॉप पर लेकर आ सकते हैं।
उसके बाद अब व्यू में यहीं पर आपको शो डेस्कटॉप आइकन देखने को मिलता है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो आपका एक भी आइकन, चाहे वो इवन रिसाइकल बिन जो है, सब के सब हाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गए हैं, वो सिर्फ हाइड हो गया है। आप टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पर लॉक द टास्क बार है। अगर ये लॉक हो गया तो आप इसे मूव नहीं कर पाओगे, और राइट क्लिक करके लॉक हटाओ तो इसे आप मूव भी कर सकते हो, ये मूविंग भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट क्लिक करके इसे लॉक किया, और अगर आप वो जो आइकन थे आप उनको फिर से वापस लेकर आना चाहें तो राइट क्लिक करके व्यू में आप शो डेस्कटॉप आइकन तो फिर से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टोटली आइकन्स को वापस ला सकते हैं। तो मेरे कंप्यूटर के बारे में हो गया, पार्ट्स हो गया, अबाउट डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप पे जितना भी मटेरियल था मैंने मैक्सिमम कवर कर दिया है। उसके बाद यूज़र अकाउंट है आपका, हाउ टू सेट पासवर्ड वगैरह है। उससे पहले मैं पर्सनलाइज क्लियर करूँगा। अब राइट क्लिक करके यहाँ पर पर्सनलाइज होता है हमारा। पर्सनलाइज को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ जरूर बताऊंगा। अगर आपने दिस पीसी जो ये आइकन है, अगर आपका ये डिलीट हो जाता है, राइट क्लिक करके अगर आपने इसे डिलीट कर दिया तो ये डिलीट होने के बाद कभी भी रिसाइकल बिन में नहीं जाता। जितने भी हमारे डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं वो कभी भी डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में नहीं जाता। जैसे मैंने नेटवर्क भी डिलीट कर दिया, ये देखो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप कीबोर्ड से डिलीट कर रहे हैं या राइट क्लिक करके डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में आता है। तो अब वो आइकन्स कहाँ चले गए, अब उनको वापस कैसे लेकर आएंगे? तो उनको वापस लेकर आने का प्रोसीजर होता है। उसके लिए आप राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज में जाए, यहाँ पर जाके आपको थीम पे क्लिक करना है। थीम में क्लिक करके आप यहाँ से डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के अंदर जाना है, और जितने भी हमारे डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं वो यहाँ पर आपको 500 के पास देखने को मिलेंगे। तो आप इन्हें यहाँ से ऑन करें, ऑन करने के बाद ओके और से क्रॉस, तो वो टोटली यहाँ पर लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्लियर। उसके बाद हमारा पर्सनलाइज होता है। तो अगर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड्स हैं, आप क्लिक करें, आपकी बैकग्राउंड से यहाँ पर चेंज हो जाती है। या फिर आपका पर्सनली कोई बैकग्राउंड है, आपकी कोई पिक है कोई, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिस पीसी के अंदर डबल क्लिक करना पड़ेगा। आपका जो भी फोटोज़ या वॉलपेपर जहाँ भी पड़े हैं आप वहाँ पर जाएं। फॉर एग्जांपल ये पड़ी है यहाँ पर फोटो एक, राइट क्लिक करके आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से सेट एज आपको बैकग्राउंड कर देना है। तो सेट एज बैकग्राउंड करने के बाद ये डेस्कटॉप पर आपके लग जाती है। कोई भी फोटो वगैरह आप सेट करना चाहें तो यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नॉर्मली लूँगा, विंडो 10 की अपनी जो है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। तो ये थोड़ी सेटिंग्स होती है कंप्यूटर की, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पर्सनल कंप्यूटर में ये ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम वगैरह सही नहीं है तो उसके लिए आपके पास यहाँ कॉर्नर में डेट और टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से डेट और टाइम अपना सेट कर सकते हैं। विंडो 10 में कंप्यूटर को बंद करना भी आना चाहिए कि विंडो 10 में कंप्यूटर बंद कैसे होता है। 7 का डिफरेंट होता है, 10 का अलग होता है। आप स्टार्ट पे क्लिक करें, स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर पावर का बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। रीस्टार्ट होता है, कंप्यूटर बंद हो गए फिर से चलेगा। स्लीप मोड में ये स्लीपिंग में चला जाता है, क्योंकि जब भी कंप्यूटर अगर आपका 5-7 मिनट के लिए स्लीप मोड में टाइमिंग दी होती है, 5 सेकंड की ज़्यादातर या 10 सेकंड की, 15 सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो उतने बाद ये सिस्टम जो स्क्रीन होगी आपकी टोटली ब्लैंक हो जाएगी। ब्लैंक होने के बाद ये स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे ही आप माउस को हाथ लगाएंगे या कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वॉकअप हो जाएगा। तो विंडोज 7 में शट डाउन करने का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर स्टार्ट इस तरह से आपको राउंड देखने को मिलता है। विंडो 10 में थोड़ा डिफरेंट होता है और 7 में अलग होता है। तो आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शट डाउन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट की भी होती है। कीबोर्ड से Alt+F4 आपको प्रेस करना होता है। Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा, या फिर रीस्टार्ट या स्लीप मोड या जो भी लेना चाहें आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन की, कि जिस कंप्यूटर पर हम वर्क कर रहे हैं
क्या वो कंप्यूटर मतलब कौन सी जनरेशन का है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, उसमें रैम कितना है, रोम कितना है, क्या कुछ लगा हुआ है, वो सब क्लियर करना होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा लिख के आपको बताऊंगा। कंप्यूटर में रैम होती है, मैंने बताया था अभी जब पार्ट्स ऑफ सीपीयू मैंने क्लियर किए तो उसमें मैंने बताया था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी होती है। एक रोम भी होता है जिसे हम एसडीडी बोलते हैं, या फिर हमारी एसएसडी भी हो सकती है, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये हमारा रोम होता है। रीड ओनली मेमोरी होती है हमारी ये। रैम जो होती है हमारी अनपरमानेंट मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, और रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होती है। जो भी डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया तो वो परमानेंट पड़ा रहेगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है, हमारी जो ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर को ऑन किया या ऑनलाइन मैं कोई भी वर्क कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम करने पर मैं कोई भी डाटा सेव तो करता नहीं, जितने भी टैग्स हमारे ओपन हो रहे हैं तो टोटली वो रैम के अंदर ओपन हो रहे हैं। अब ये डाटा भी जो मैंने लिखा है, ये मटेरियल मेरे सामने तभी तक है जब तक ये मैंने सेव नहीं किया है, ये रैम की वजह से है। तो जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये रोम के अंदर चला जाएगा विदाउट सेविंग। कोई भी फाइल, ये फोल्डर अगर आपके सामने है तो वो रैम की वजह से है, तो वो रैम के अंदर स्टोरेज होती है। तो रैम और रोम हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब कंप्यूटर के अंदर अगर आप रैम और रोम चेक करना चाहें कि आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है और रोम कितना है, और थर्ड जो होता है हमारा प्रोसेसर, ब्रेन जो होता है हमारा, वो कितने तरह के प्रोसेसर हमारे मतलब मार्केट के अंदर आपको आज के टाइम में देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं सेलरॉन आपको मिलेगा, ड्यूल कोर होता है, कोर 2 ड्यू होता है, पेंटियम आर भी मिल जाता है, i3 होता है, i5, i7, i9 ये प्रोसेसर होते हैं। i4 जो होता है वो इंटेल होता है, यानी इंटेल कंपनी के प्रोसेसर होते हैं तो उसमें i लगा होता है। एक कंपनी और आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी AMD, तो उनके अंदर A लिखा होता है, A6, A7, A9 इस तरह से प्रोसेसर के नेम्स होते हैं। तो रैम, रोम और प्रोसेसर हमारा कैसे चेक होगा, तो उसके लिए आपको दिस पीसी जो आइकन होता है हमारा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। देखो प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर प्रोसेसर दिखा रहा है, हमारा जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, यानी कोर i3 है। देखो यहाँ पर ये i3 है। अब इसकी जनरेशन अगर आप चेक करना चाहें कि इस कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, तो i3 के बाद जो हाइफन होता है, माइनस होता है ये वाला, इसके बाद जो फर्स्ट लेटर होता है ये सेकंड जनरेशन का हमारा प्रोसेसर है। 3.10 गीगाहर्ट्ज़ का है। इसकी जो क्वांटिटी होती है गीगाहर्ट्ज़ के अंदर काउंट होती है, तो काउंट हमारा गीगाहर्ट्ज़ है। इंस्टॉल्ड रैम, इसके अंदर रैम जो है वो 4 GB रैम आपकी लगी हुई है, विंडो 10 आपकी है इसके अंदर। और उसके बाद आपका रोम जो है, रोम चेक करने का प्रोसीजर अलग है। उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसके मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाके आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करें। देखो यहाँ पर आपको ये आपकी मेमोरी दिखा देगा 1.19, यानी 128 GB मैंने इसमें SSD लगाई हुई है, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो इसमें 128 GB SSD है। कंप्लीट आपको GB टोटली कभी भी दिखाएगा। अगर 500 GB है तो तब भी 465 GB के करीब दिखाता है, अगर 1 TB है तो 931 GB के करीब दिखाता है। इस तरह से इनके मतलब मेमोरी जो है वो शो कराता है। तो आपका रैम और रोम क्लियर हो गया है, आपको रैम भी पता लगी है, रोम हो गया, प्रोसेसर हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारी MB GB वगैरह होती है, अगर आपको MB GB के बारे में भी नहीं पता है तो मैं उसका भी क्लियर कर देता हूँ। हमारी मेमोरी होती है वो तो मिनिमम जो होते हैं 8 बिट होते हैं, जबकि 1024 बिट होते हैं। तो 1 KB बनता है, किलोबाइट बनता है। 1024 KB का 1 MB बनता है, 1024 MB का 1 GB बनता है। देखो 8 से शुरू हुआ, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 से फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 32, फिर 64 होता है, फिर 128, फिर 256, 512, फिर 512 का 1024। तो इस तरह से वो 1024 होता है। अदरवाइज़ किसी भी मतलब वैल्यू को हम क्वांटिटी लेके चलते हैं तो वो 100 या 1000 के साथ चलता है, तो ये 1024 के साथ चलता है। 1024 GB का 1 TB बनता है, टेराबाइट हमारा ये यहाँ पर
कवर हो जाता है। अगर आप CD DVD भी देखना चाहें तो मैं CD DVD के बारे में भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। CD DVD भी दो तरह की होती है हमारे पास यहाँ पर। एक राइटेबल होती है, ये वन टाइम क्रिएट होती है, या बर्न बोल सकते हैं, क्योंकि CD को बनाने के लिए नैरो या DVD बनाने के लिए नैरो बर्निंग सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए। तो री राइटेबल होती है, इसको आप मैनी टाइम्स बर्न कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार पेन ड्राइव की तरह इसमें से डाटा इरेज करो फिर बनाओ, ऐसे आप बना सकते हैं। CD की फुल फॉर्म जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। DVD जो होती है डिजिटल डिस्क होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है हमारी। CD के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 700 MB तक का डाटा डाल सकते हैं, और DVD के अंदर आप 4.7 GB तक का डाटा डाल सकते हैं। एक डबल साइड DVD भी होती है, इसमें आप 10 GB तक का डाटा डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें उसके दोनों पार्ट्स यानी दोनों तरफ से आप इसके अंदर डाटा फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स थी। तो अगला टॉपिक हमारा कंट्रोल पैनल का है। तो कंट्रोल पैनल के अंदर देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर टैली इंस्टॉल की हुई है, या फिर VLC प्लेयर इंस्टॉल किया हुआ है, या फिर एक जो हमारा किरण टाइप इंट्रूडर था, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको बाहर घेर दिया, तो इस तरह से किरण टाइप इंट्रूडर है। तो अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है इजी है, लेकिन अनइंस्टॉल कैसे करें, अनइंस्टॉल कैसे होता है, तो वो सारा कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं। हमारे कंप्यूटर का टोटली कंट्रोल जो है वो कंट्रोल पैनल है। तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएं। देखो, कंट्रोल पैनल कभी भी आपको देखने को इस टाइप से नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ व्यू बाय के अंदर जाके आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज करना पड़ेगा। यानी आपका जो कंट्रोल पैनल होता है वो नॉर्मली इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब जब फर्स्ट टाइम आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। तो अब इसको कैटेगरी वाइज देखो, यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं इसके अंदर। सिक्योरिटी एंड इसके अंदर जाओ, रिव्यू और हो गया, सेव बैकअप हो गया, बैकअप फाइल एंड रिस्टोर हो गया, कनेक्ट टू द इंटरनेट हो गया। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इन्हें आप अलग अलग टाइप ओपन करना चाहते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, तो लार्ज आइकन कर देंगे। आप इसे स्मॉल आइकन कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप इन्हें करना चाहें। तो लार्ज मैंने इसको कर दिया। तो लार्ज आइकन करने के बाद हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, सपोज करो ये हमारा किरण टाइप इंट्रूडर है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करके दिखाऊंगा, फिर इसको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा कि इंस्टॉल कैसे होता है और अनइंस्टॉल कैसे होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम एंड फीचर्स आपको देखने को मिलता है, दिस वन। आप इस पर क्लिक करें। मेरे इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, जो भी मैंने ड्राइवर डाले हैं या सॉफ्टवेयर डाले हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर आपको किरण टाइप इंट्रूडर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको किरण टाइप इंट्रूडर है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके यहाँ पर देखो अनइंस्टॉल और चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर दिया और यस, ये कम्प्लीटली रिमूव, यस टू ऑल। जहाँ भी जिस फोल्डर में ये पड़ा होगा ये टोटली वहाँ से रिमूव हो जाता है। देखो, डेस्कटॉप पे यहाँ पर था तो वहाँ से भी वो चला गया। उसके बाद अगर आप इसे किरण टाइप इंट्रूडर यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये आपको देखने को यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो अब इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है? अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके पास उसका सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप उसे ऑनलाइन नेटवर्क पर आप इसे नेट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका बैकअप पड़ा है, मैंने डी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल में मैंने इसका बैकअप किया हुआ यहाँ पर पड़ा है। तो मैं इस किरण टाइप इंट्रूडर पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको ये वाली फाइल मिलेगी जिसके आगे एप्लीकेशन लिखा होता है, exe फाइल होती है हमारी ये। तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, यस, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। जितनी बार भी नेक्स्ट करें, बैक का कभी आपको ऑप्शन नहीं देना है। तो देखो, क्रिएट शॉर्टकट आइकन, आपका डेस्कटॉप के ऊपर भी एक शॉर्टकट आइकन बन जाएगा, जैसे वो पहले बना हुआ था और अनइंस्टॉल हो गया, क्योंकि कटने के बाद वो टोटली जहाँ भी इसके फाइल्स होती हैं वहाँ से टोटली ख़त्म कर देता है। तो ये इंस्टॉल हो जाता है, नेक्स्ट, फिनिश। अब इसे कट करें और इस तरह से देखो यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर अपने इंस्टॉल करना है
तो उसके लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए, और अनइंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आप प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद विंडो अपडेट का ऑप्शन भी होता है हमारे पास कि विंडो अपडेट कैसे करें। ये हमारे विंडो अपडेट में प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। क्या होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट एक्सेस करने के बाद क्या होता है 5 या 10 मिनट के बाद आपका जो डाटा होता है वो टोटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है विंडो 10 जो होती है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। तो इसका अपडेट रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका अपडेट मतलब आपका नेट जो है वो टोटली बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेगा, ख़त्म कर देगा उसको। तो विंडो अपडेट कैसे बंद होगी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। आपको राइट क्लिक करना है दिस पीसी के ऊपर। दिस पीसी के अंदर आपको यहाँ पर मैनेज के अंदर जाना है। मैनेज में जाके मैनेज के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि विंडो अपडेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप सर्विस एंड एप्लीकेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज से डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सी फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, जो भी इसके अंदर फाइल्स होती है हमारी। तो इनके अंदर विंडो अपडेट का एक ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ये शुरू होती है ABCD। तो W विंडो पे आपको मिलेगा, आप क्लिक करके कीबोर्ड से W भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर विंडो अपडेट जो है वो यहाँ पर मैनुअल किया हुआ है, बंद किया हुआ है। ये रनिंग जो हो रहे हैं ये चल रही है। तो आपको जस्ट विंडो अपडेट जो है वो डबल क्लिक करके यहाँ पर मैनुअल या डिसेबल कर देंगे। अगर यहाँ पर स्टेटस आपका रनिंग आ रहा है तो आप उसे स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद इसे ओके कर देंगे। उसके बाद आपके कंप्यूटर की जो विंडो अपडेट होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि अगर विंडो अपडेट चल रही है तो उससे आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। और जब इसे बंद करेंगे तो वो विंडो अपडेटिंग होना शुरू हो गया तो वो 1 से 2 घंटा या उससे ज़्यादा टाइमिंग भी ले सकता है। और आपके सामने मैसेज आएगा डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, तो आप उस पर कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपका सिस्टम स्लो ही रहेगा। तो इसलिए विंडो अपडेट ऑलवेज बंद ही रखें। अब कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऑप्शन और होता है हमारा, जो कि विंडो अपडेट तो हमारा इसके अंदर कवर हो गया, आपका प्रोग्राम एंड फीचर हो गया। इसी में आपका एक फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट लैंग्वेज होती है हमारी। क्योंकि अगर आपने एक कंप्यूटर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया कंप्यूटर लिया, नया कंप्यूटर लेने के बाद जब आप कोई भी वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नया पेज लिया और आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है, तो हिंदी की टाइपिंग आपकी डायरेक्ट ऐसे थोड़ी आ जाएगी कि इसमें आप यहाँ से सर्च करेंगे कुंडली या कोई भी लैंग्वेज और उसके बाद आप इसे टाइप करेंगे तो हिंदी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आपको अपने कंप्यूटर के अंदर फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो फ़ॉन्ट कैसे होते हैं, वो आपके पास फ़ॉन्ट होने चाहिए या फिर नेट से आपको फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुंडली के नाम से होता है, आगरा के नाम से, या और भी बहुत से फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन फ़ॉन्ट्स को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये कृष्णा के नाम से है तो ये हिंदी का फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो आप इसे राइट क्लिक करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल के अंदर आपके जो फ़ॉन्ट है, जो अभी मैंने फ़ॉन्ट ओपन किया था, इसके अंदर जाके आप यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद ये इंस्टॉलिंग हो जाता है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर आपने वर्ड एक्सेल खोल रखा है उसको एक बार बंद करें। बंद करने के बाद फिर से चला के देखेंगे तो उसके अंदर आपको फ़ॉन्ट आपके वहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपका माउस होता है, माउस की सेटिंग्स होती है वो सी, तो वो मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा। कई बार क्या होता है आपके माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है, अगर वो लेफ़्ट बटन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और वो लेफ़्ट का जो वर्क है आप राइट बटन से लेना चाहते हैं, तो आप वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो वो टोटली ऑप्शन जो है वो आपको माउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। आप यहाँ से प्राइमरी स्विच प्राइमरी टू सेकेंडरी बटन आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने इसे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आप इसे ओके नहीं कर सकते लेफ़्ट बटन से। देखो ओके नहीं होगा, मैं लेफ़्ट बटन ही प्रेस कर रहा हूँ। आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, यानी राइट बटन प्रेस करोगे तो आपका लेफ़्ट वर्क करेगा और लेफ़्ट से राइट वर्क करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो अगर मैं इसे लेफ़्ट से हटाऊंगा तो ये हटेगा भी नहीं, ये राइट क्लिक से ही हटेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब कई बार क्या होता है, अब यहाँ आ गए हम क्या हुआ कि हमारा माउस का बटन जो लेफ़्ट है वो वर्क ही नहीं कर रहा है प्रॉपर, और मैं कंट्रोल पैनल में जा ही नहीं पा रहा हूँ, यानी मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ।
या कंट्रोल पैनल को ओपन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको कीबोर्ड से शॉर्टकट कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने विंडो बटन प्रेस किया, कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल पैनल लिखा। मैं डायरेक्ट माउस के अंदर भी जा सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया। उसके बाद आप एरो यूज़ करें, देखो आपके पास ये ऐसे सिलेक्ट हो रहा है, तो आप माउस पे गए, एंटर प्रेस किया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्विच होता है, देखो मैं माउस से सिर्फ शो करा रहा हूँ, ये वाला जो बटन होता है यहाँ पर, आपने इसको ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर एस के नीचे जो है एक लाइन लगी हुई है, तो आपको एल्ट प्रेस करके एस को प्रेस करना है। देखो वहाँ पर वो राइट हो गया। उसके बाद आपका जो माउस का बटन लेफ्ट वाला है वो राइट में वर्क करने लग गया और राइट वाला जो है वो लेफ्ट में वर्क करने लग गया। देखो आप ओके, फिर से नहीं होगा। अगर आप उसे फिर से हटाना चाहें तो आप शॉर्टकट एल्ट प्लस एस प्रेस करें तो वहाँ से हट जाता है। तो शॉर्टकट एल्ट के साथ एस प्रेस करने से शॉर्टकट की चलती है। जैसे टर्न ऑन क्लिक लॉक है, तो एल्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो आप ये वर्क करेगा आपका। तो इस तरह से शॉर्टकट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर देखो ब्लू है, देखने को आपको ब्लैक या वाइट आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ब्लैक कलर इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है। तो आप ब्राउज के अंदर जाके यहाँ पर एरो होते हैं, कोई भी एरो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से मतलब आपको ये जो पॉइंटर होते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर ऑप्शन के अंदर जाके स्पीड आपकी हमेशा फास्ट की तरफ होनी चाहिए। अगर आपने इसको स्लो किया तो आप माउस को जितना ज़्यादा भी घुमाओगे ये बहुत ही कम घूमेगा, और अगर ये फास्ट कर दिया तो उसके बाद इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसका ध्यान रखें हमेशा, ये कभी भी आपका माउस आप फास्ट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है तो ये फास्ट इसकी वजह से है, और अगर स्लो चल रहा है तो यह स्लो है, किसी न किसी ने इसकी सेटिंग छेड़ी होगी। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की वजह से, नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट की तरफ होगा तो ज़्यादा अच्छा चलता है। आप यहाँ से इसके पीछे ट्रेल लगा सकते हैं, ये पूंछ इसके पीछे पीछे वर्क करेगी तो ये भी चलता है। और कई बार क्या होता है बटन में यहाँ पर अगर ये फास्ट हो गया तो आप क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक भी होता है, गलती से आप क्लिक करेंगे तो ये डबल क्लिक का वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये ऑप्शन अक्सर छिड़ जाती है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। इस तरह के कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं कि हमारे माउस में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से हम उनको सॉल्यूशन बताते हैं कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाके माउस में ये सेटिंग सारी कर सकते। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और होती है हमारी, किसी भी फाइल को हाइड करना और अनहाइड करना। वो कैसे होता है, तो फोल्डर सर्च ऑप्शन हमारी होती है, तो मैं वो थोड़ा क्लियर करूंगा इसके बारे में। अगर आपके पास कोई पर्सनली डाटा है, हमारा कोई भी डाटा आपके पास है, डी ड्राइव के अंदर कोई भी पर्सनल है और आप उसे हाइड करना चाहते हैं ताकि उसे कोई देख ना पाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन होती है हमारे पास। मैं देख लेता हूँ क्या फोल्डर मैं हाइड करना चाहूँगा। चलो बैकग्राउंड का एक फोल्डर है, मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलता है, देखो हिडन। जस्ट आपने इसको ऑन क्लिक करना है, अप्लाई, ओके और ओके। एक बार रिफ्रेश करके देखें तो देखो हाइड करने के बावजूद भी यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी हमारी जो फाइल है, यानी जो ऑप्शन होती है शो और डोंट शो वाली, यानी वो ऑन हो रही है आपकी। तो वो ऑन कहाँ से होती है, आपको यहाँ पर व्यू में जाना होता है, व्यू में ऑप्शन चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन ऑफ करनी पड़ेगी तभी ये हाइड होगा। अगर शो कराना है तो यहीं से आपको इसको शो करा सकते हैं। तो व्यू पे क्लिक करें, देखो शो हिडन फाइल्स हमारा ऑन हो रहा है, मीन्स ये हिडन है लेकिन उसके बावजूद भी दिख रही है, तो ये ऑप्शन आपका ऑन हो रहा है। तो डोंट शो, अक्सर आपको डोंट शो ही मिलेगा, जब भी आप इसको करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। अब वो अनहाइड करने के लिए ऑप्शन आपको फिर से ऑन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसे परमानेंटली फिर से शो करना चाहेंगे तो आपको ऑप्शन के अंदर जाना है, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन के अंदर जाके व्यू में आप शो हिडन फाइल्स को ऑन करेंगे और अप्लाई ओके, ये वापस आ जाएगा। और इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप इसको हिडन हटा देंगे एंड देन अप्लाई ओके एंड देन ओके, तो वो परमानेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब जब फर्स्ट टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, 2-4 दिन
वो कहते हैं कि हमें सर डाटा ट्रांसफ़र करना भी नहीं आता कि डाटा ट्रांसफ़र कैसे करें। तो हम उनको बताते हैं कि या तो आपके पास कोई पेन ड्राइव है या मोबाइल है, तो मोबाइल के साथ डाटा केबल वगैरह लगा के, जैसे मैंने यहाँ पर एक पेन ड्राइव लगाई हुई है, यहाँ पर ये मेरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं इसमें से कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर पेस्ट करना चाहूँ या कहीं भी, तो वो कैसे होता है सिंपली मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक सॉन्ग्स का एक फोल्डर बनाया था, न्यू फोल्डर, नहीं ये नहीं है, चलो ये रिज्यूम्स पड़े हैं। तो मैंने इनको यहाँ से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ से बैक करूँगा और जिस भी ड्राइव के अंदर लेकर जाना है मैं उस पर जाऊँगा और राइट क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा जो फोल्डर है वो इस तरह से पेस्ट हो जाता है। तो आप किसी भी फाइल को किसी भी मतलब फोल्डर के अंदर या मोबाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ से लेकर आना है वहाँ से कॉपी करना होता है और जहाँ पर लेकर जाना है वहाँ पर आपको पेस्ट करना होता है। या फिर एक प्रोसीजर आप और यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सी ड्राइव ओपन कर लिया, मैं सी ड्राइव के अंदर डाटा लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर लेकर आऊँगा, तो मैंने फिर से कंप्यूटर को ओपन किया, मैंने इसको अलग रख लिया, ये मेरी पेन ड्राइव है। तो मैंने इसमें से कोई भी फाइल लिया, जैसे मैंने म्यूज़िक है ये वाला उठाया, यहाँ से पकड़ के आपने इस साइड में छोड़ देना है, यहाँ पर कंटिन्यू, तो ये तब भी पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से दो तरीके से आप अपना कोई भी डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखो सिंपली आपका डाटा जो है वो पेस्ट हो गया, आपको कॉपी या पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना डाटा ऐसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आपने कंट्रोल पैनल, डाटा ट्रांसफ़र और भी बहुत सी ऑप्शंस आपको आज आपने सीखने को मिली है। अब हमारा होता है एक मैग्नीफायर। अगर हम किसी भी चीज़ को जूम करके दिखाना चाहें, मतलब जैसे जूम करना चाहें, स्क्रीन को जूम करना चाहें, तो उसके लिए एक मैग्नीफायर होता है हमारे पास। आप कीबोर्ड से विंडो और आप प्लस का बटन प्रेस करें तो आपका मैग्नीफायर यहाँ पर देखो ये ऑन हो जाता है, विंडो और प्लस का बटन। उसके बाद आप विंडो और प्लस दबाएं तो किसी भी चीज़ पे जहाँ भी आपका कर्सर है वहाँ पर आप इसे प्लस का बटन दबाएंगे तो ये जूम होता है। 2 बार प्रेस करेंगे तो ज़्यादा जूम होगा। माइनस से आप इसे वापस बैक कर सकते हैं ऐसे। तो ये मैग्नीफायर होता है। तो आप इसे मैग्नीफायर को विंडो के साथ एस्केप प्रेस करने से आप इसे बंद कर सकते हैं। देखो मैंने विंडो प्लस एस्केप किया तो ये यहाँ से बंद हो गया। अदरवाइज़ आप इसे मैग्नीफायर यहाँ पर भी सर्च करके आप इसे चला सकते हैं, तो यहाँ से भी ये चल जाता है। तो इजीली आप किसी भी मतलब अपने डाटा को जूम करके, अक्सर हम वीडियोस के अंदर इनका यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको डाटा को शो कराते हैं। तो उसके बाद हमारा स्क्रीन रोटेशन होता है। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी और बड़ी वीडियो भी, मेरी इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा लाइक्स है। तो अगर आप स्क्रीन, आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो वर्टिकल हो जाए, उल्टी हो जाए, तो वो कैसे होती है, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट देखो, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अगर आप, यहाँ पर ग्राफिक प्रॉपर्टी होती है। जब भी आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक प्रॉपर्टी और ग्राफिक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो रोटेट नहीं होती, क्योंकि यहीं पर आपको वो ऑप्शन देखने को मिलता है रोटेशन। और ये 4 रोटेशन आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह से। और नॉर्मल आपका यहाँ पर डिग्रीज होती है। तो आपको कीबोर्ड से अगर आप वहाँ से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप कीबोर्ड से Alt प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएं। Alt प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाने के बाद आपकी जो स्क्रीन होती है वो रोटेट हो जाती है। उसके बाद फिर से Alt प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो से आप इस स्क्रीन को सीधा कर सकते हैं। तो ये रोटेशन होती है, आप यहाँ से स्क्रीन को रोटेट करना और ये सब कुछ कर सकते हैं। विंडो अपडेट आपका हो गया, रैम रोम डिलीशन वगैरह आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई म्यूज़िक है और आप म्यूज़िक का भी आपको प्ले करना नहीं आता कि उसको कैसे प्ले किया जाता है, कैसे उसका म्यूज़िक चलाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनको म्यूज़िक प्ले करना नहीं आता, उनके घर में कंप्यूटर वगैरह है और म्यूज़िक की प्रॉपर
डिटेल नहीं होती। तो देखो इनके जो साइन होते हैं ये विंडो 10 के अंदर आपको इसी तरह से मिलेंगे। आप कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से आप इसे जूम कर सकते हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे। आप इनका जूम है या फिर राइट क्लिक करके आप इनकी सीक्वेंस जैसे भी आप लगाना चाहें, शॉर्ट बाय नेम, टाइप, साइज या उस तरह से ले सकते हैं। इसकी लिस्ट वाइज, डिटेल वाइज, टाइल्ड में अलग अलग तरह से ले सकते हैं। तो मैंने किसी भी गाने पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये प्ले हो जाता है। इस प्लेयर के अंदर आप कोई भी शॉर्ट की आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसको जैसे फास्ट फॉरवर्ड करना है या कुछ भी आप इसमें नहीं कर पाओगे। तो आप इसे डबल क्लिक करें और यहाँ से क्लोज करें। इसके लिए आपके पास क्या होता है, राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास ओपन विद होता है और यहाँ पर हमारा VLC प्लेयर होता है, VLC प्लेयर। तो आप इसे VLC प्लेयर के अंदर ले। VLC प्लेयर के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप लेफ़्ट एरो यूज़ करें, राइट एरो यूज़ करें। राइट एरो से फास्ट फॉरवर्ड होता है, 10 सेकंड आपका फास्ट फॉरवर्ड होता है। उसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ आप इसे यूज़ करेंगे तो ये पूरा 1 मिनट फास्ट फॉरवर्ड होता है, फास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है। शिफ्ट के साथ ये 3 सेकंड होता है फास्ट फॉरवर्ड। अप एरो से आप इसके वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। Alt + F4 से आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ये बंद हो जाता है। राइट क्लिक, ओपन विद और VLC मीडिया प्लेयर। इसमें मैं 2-3 ऑप्शंस और हैं वो भी कवर कर देता हूँ। डबल क्लिक, फास्ट फॉरवर्ड। C होता है हमारा क्रॉप, C प्रेस करना है कीबोर्ड से तो ये क्रॉप होता है। देखो इसमें कुछ साइजेस होते हैं, जब वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आता है लिखा हुआ क्रॉप डिफ़ॉल्ट तो ये नॉर्मल होता है। A4 एस्पेक्ट रेडियो होता है, आप इसका रेडियो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये भी डिफ़ॉल्ट आए तो ये नॉर्मल होता है। और Alt + F4 से आप इसे बंद कर सकते हैं। मैं VLC की एक खासियत और बताना चाहूँगा। इस VLC प्लेयर के अंदर मैंने यहाँ पर एक मूवी गिरी हुई है, तो यहाँ पर वैन हेल्सिंग एक मूवी है। तो जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं आपको देखने को मिलता है कि वो ड्यूल ऑडियो के अंदर होती हैं। ड्यूल ऑडियो मीन्स उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों होती हैं, यानी वो हिंदी या इंग्लिश के अंदर दोनों में आपको देखने को सुनने को मिलता है। यानी इसका तो इसको हिंदी टू इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको B प्रेस करना पड़ेगा। देखो ऑडियो ट्रैक जो है आपका हिंदी आया और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। आप कीबोर्ड से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में से ले सकते हैं। अगर वो ड्यूल ऑडियो में है तो आप उसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ खासियत हमारी VLC प्लेयर की थी, तो मैंने ये भी कवर कर दी आपकी। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको आज कवर करना बताऊंगा ज़रूर कि वो कैसे होता है। अगर आपने जैसे कंप्यूटर के अंदर से कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये फ्लैग यहाँ से, मैंने जो आपके वॉलपेपर थे ये मैंने कुछ यहाँ से डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने के बाद क्या होता है, ये हमेशा आपको रिसाइकल बिन के अंदर देखने को मिलेंगे। ये फाइनली रिसाइकल बिन के अंदर आएंगे। चलो मैंने इनको यहाँ से भी डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आपने गलती से, अगर आपने अपना मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रखा है या आपकी पेन ड्राइव है और आपने उसमें से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ से फाइल अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ, मैंने कीबोर्ड से डिलीट किया या राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो ये कभी भी डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में नहीं जाता। ये थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा जो होता है कंप्यूटर जो होता है, मतलब ये हमारी पेन ड्राइव वगैरह होती हैं, ये रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती हैं। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस यानी ये रिमूव हो जाती हैं। आप जैसे अब मैंने पेन ड्राइव लगाई है, इसमें से मैंने कोई डाटा डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद मैं पेन ड्राइव निकाल के चला गया। अब पेन ड्राइव तो इसमें है नहीं, तो कंप्यूटर जो है वो डाटा स्टोर किस में रखेगा, अपनी अगर स्टोरेज में रख भी लिया उसके बाद अगर उसे रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर कहाँ जाएगा, पेन ड्राइव तो उसमें लगी हुई है नहीं, तो उसमें जो डाटा होता है आपका वो ट्रांसफ़र नहीं होगा या रिस्टोर नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर जो होता है आपका रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस का डाटा कभी भी अपनी स्टोरेज में नहीं रखता, यानी वो कंट्रोल साइकिल बिन के अंदर वो उसको स्टोर नहीं रखेगा, तो वो हमेशा उसको परमानेंटली डिलीट कर देता है। तो इसलिए ध्यान रखें, हमेशा कभी भी अपने पेन ड्राइव से या मोबाइल से डाटा काटे तो ध्यान रखें कि एक बार कट गया तो वो वापस नहीं आएगा। आपका डाटा जो है वो कम्प्लीटली परमानेंट जो है वो डिलीट हो जाता है।
आपके ट्रांसफ़र पर आपको देखने को मिलता है ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये चीज़ होती है, इनको पिन करना बोलते हैं। आपके सॉफ्टवेयर को पिन कर सकते हैं। अब ये 3 ऑप्शंस तो मैंने ओपन किए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर मेरा फ़ोटोशॉप है या फिर ये है हमारा, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफ़र पर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ से अनपिन कर सकता हूँ। देखो यहाँ से वो अनपिन हो गया। और अगर किसी सॉफ्टवेयर को पिन करना है तो मैं सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करूँगा या फिर उस सॉफ्टवेयर के पास जाऊँगा और उसे राइट क्लिक करके पिन टू ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो देखो यहाँ पर वो पिन हो जाता है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पिन कर सकते हैं और अनपिन कर सकते हैं। तो पिन अनपिन करने से आप यहाँ पर शॉर्टकट किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में और भी बहुत सी सेटिंग्स होती हैं जिनकी वीडियोस मैं अलग से बना के मैंने कंप्यूटर पे डाली हुई है, यूट्यूब पे डाली हुई है। जैसे ट्रांसफ़र करना, डाटा ट्रांसफ़र करना मैंने पेन ड्राइव से बताया आपको, या फिर आप डाटा केबल से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप वायरलेस आप इसको यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी मैंने वीडियोज़ उसके ऊपर बनाई थी। तो हमारे चैनल में ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें उसको ज़रूर देखें। अगर इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस आप जानना चाहते हैं जिसके ऊपर आप चाहें कि हमारी कोई वीडियो बने, तो हम उसके ऊपर हमारे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें हम आपको उसकी वीडियो जो है वो बना के आपको दे देंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।